हेलो दोस्तों। यूपीएससी, पीसीएस और सीएपीएफ इसके लिए बिल्कुल ज़ीरो से प्रिपरेशन जिनको स्टार्ट करनी है अगले साल के लिए, उसके लिए मैं पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे तो इंडिविजुअली मैसेज लिखने से बहुत मेरा भी टाइम ख़राब हो रहा था। मैं एक ये वीडियो बना दे रहा हूँ कंप्लीट, जिसमें कि आपको एकदम ज़ीरो से पूरा फाइनल आपके एग्ज़ाम तक क्या क्या करना है, आपको पूरा एक साल का जो भी स्ट्रेटजी है। अब देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हिस्ट्री, इसलिए मैंने टॉप पे रखा है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सबसे कम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के पेपर में। खासकर आप देखोगे हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर कन्फ्लिक्टिंग नहीं होते कोचिंग से, ठीक है, कि डिफरेंट आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब बहुत ही सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और इसमें एज मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे सही नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। मेरा ये रहा है कि हिस्ट्री में ज़्यादातर मेरा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी, पीसीएस और सीएपीएफ तीनों में, हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे को एज दिलाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता है, मैंने पढ़ा भी बहुत जगह से है। तो आपको उसका एक निचोड़ बता देता हूँ मैं, इतने सालों में जो मैंने हिस्ट्री कहाँ कहाँ से पढ़ी, उसमें बेस्ट जो बुक्स हैं वो मैंने लिख दी हैं आपके लिए। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने हिस्ट्री की, क्योंकि मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता था हिस्ट्री। तो एंशियंट के लिए जो है बिल्कुल एकदम ज़ीरो से आपको ओल्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। आर एस शर्मा की बुक आती है। नई एनसीईआरटी भी आपको देखनी है, क्योंकि आजकल जैसे सीएपीएफ है उसमें कुछ फैक्ट्स ज़्यादातर, मतलब जो एकदम रैंडम फैक्ट्स पूछ लेते हैं ना, रैंडम किंगडम से या कोई रीजनल किंगडम से, वो न्यू एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन पूछ ले रहे हैं आजकल। तो हम लोग को ज़्यादातर ये बताया जाता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो। तो फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कोई एंशियंट टाइम पे रीजनल कोई किंग था या कोई ट्रांजिशन हुआ, वहाँ के फाउंडर का पूछ लिया या स्पेसिफिक पूछ लिया, है ना। जैसे हम तो मोटा मोटा गुप्ता, मौर्य, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन रीजनल किंगडम भी थे, ठीक है, बीच में छोटे छोटे किंगडम्स भी आए, उनके बारे में अगर पूछ लेते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए क्या होता है कि बीच बीच में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे होते हैं एनसीईआरटी में, नई वाली में। 11th 12th में भी आप देखोगे तो छठी से लेके 12वीं तक की नई वाली ओल्ड आर एस शर्मा ने लिखी थी, वो ओल्ड एनसीईआरटी, वो ओल्ड वाली मेंस में भी आपको काम आएगी, ठीक है, आपके आंसर कंस्ट्रक्ट करने में। पूरी स्टोरी टाइप है एकदम, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। और उसके अलावा तमिलनाडु के जो किंगडम है, चोला, चेरा, पांड्या, है ना, राष्ट्रकूटा वगैरह, उनकी जो डिटेल्ड हिस्ट्री है वो तमिलनाडु की एनसीईआरटी जो होती है उसमें, नॉर्दर्न किंगडम्स की भी है, कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। वैसे एनसीईआरटीज में आपको इस बार यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया मेंस में कि भाई जो पल्लवास का लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन बताओ 10 नंबर का, तो ज़्यादातर नहीं मिलेगा। और इस बार 2025 के पेपर में महेंद्र वर्मन के बारे में जो पूछा ना, चेट्टाकारी, मट्ट विलास प्रहसन्न, तो वो सारी चीज़ें तमिलनाडु के एनसीईआरटी में मिल जाएंगी आपको। मैंने पढ़ी थी, इसलिए ये सारे क्वेश्चन मेरे को बहुत इजी लगते हैं। तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ये आपका बेसिक कवर कर देगी, मतलब एकदम बढ़िया से। इसके ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आएगा भी बहुत ज़्यादा टफ, उसके लिए मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स, प्रीवियस ईयर का यूज़ बताऊंगा आगे जाके। ये आपका होना चाहिए टिप्स पे, ये चीज़ें, है ना। मिडेवल में भी सेम चीज़ चलेगी। एंशियंट मिडेवल की कंबाइंड किताबें हैं ये, वो एक ही किताब है, उसमें एंशियंट मिडेवल कवर्ड किया हुआ है। मॉडर्न में आपको क्या करना है, मॉडर्न में एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है, कि जो थोड़े मान लो मॉडर्न की एनसीईआरटी इतनी अच्छी नहीं है नई वाली, उसमें लेकिन आर्किटेक्चर, पेंटिंग वगैरह, जो ब्रिटिश टाइम में डिफरेंट डिफरेंट पेंटर वगैरह थे, आर्किटेक्ट थे, उनके पेंटिंग्स पूछ लेते हैं कभी सीएपीएफ वगैरह में, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो अटपटे सवाल कभी कभी आ जाते हैं तो वो देख लो आप मॉडर्न के लिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड किताब है मॉडर्न के लिए, खासकर मॉडर्न के लिए जो स्टैंडर्ड किताब है वो है बिपिन चंद्रा की स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मोटी सी किताब आती है बहुत, बड़ी वाली, वो पढ़नी है। अब जैसे इस बार जो मॉडर्न के क्वेश्चन आए हैं आप प्रीलिम्स में देखोगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड पूछी हुई हैं, किसने किसका केस लड़ा, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2 स्टेज का मूवमेंट था। ये सारी चीजें ना मतलब स्टोरी फॉर्मेट में स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की जो है उसमें लिखी हुई है। बहुत अच्छा है, मतलब सबसे। आप डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पे जाओगे, स्पेक्ट्रम एकदम फैक्चुअल, स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक समवन हैज मेड नोट्स आउट ऑफ इट। तो आप डायरेक्ट किसी के नोट्स पढ़ने जा रहे हो,
that will be different to understand, but that will be like memorizing. But if you have to understand the context behind it, you have to read the original book out of which notes have been made. स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक नोट्स. स्पेक्ट्रम में क्या किया है कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा वाली है, उसमें से नोट्स टाइप बना लिए हैं. लेकिन जो बीच में छोटी छोटी चीजें हैं जो वहां पे एकदम हटा दी गई हैं स्पेक्ट्रम में, वो चीजें आपको आंसर एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करती हैं. मतलब लीडर्स की आइडियोलॉजी, व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, ब्रिटिश की आइडियोलॉजी, इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, एंड इट हैज हेल्प्ड मी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस. ओके, सो मॉडर्न में यू हैव टू स्टडी, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम very basic, you have to study struggle for independence Bipin Chandra, and then after that for revision purposes spectrum is there. Okay, so don't jump directly on to the spectrum. These are the books for history, and apart from NCRTs आप क्या कर सकते हो, एंशियंट और मिडिवल के लिए ये बुक भी मैंने रेफर करी थी. बट ये मैं लास्ट में, मतलब किसी को ज़्यादा शौक है वो कर लो, पूनम दलाल दहिया की बुक आती है एंशियंट मिडिवल के लिए. ये मेरे को क्योंकि हिस्ट्री का शौक था इसलिए मैंने कर ली थी, क्योंकि इतना टाइम से मैं दे रहा हूँ, छः छः बार प्रीलिम्स हुआ है मेरा, तो बाद में आते थे ना आपकी बार बार रिवाइज करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रहता. एनसीईआरटी शुरू शुरू में पढ़ी थी मैंने, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये बुक मेरे को अच्छी लगी, थोड़ा अच्छे से डिजाइन ग्राफिकली है, ठीक है. अब दूसरा पार्ट आता है आर्ट एंड कल्चर, जिसका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे. उसमें डांस, म्यूजिक, ये सब चीज़ें आती हैं. आप क्वेश्चन देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें, अगर आपने नितिन सिंघानिया सही से पढ़ी है जो बुक, तो बहुत उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे. मतलब जो एंशियंट मिडिवल की जो बुक्स हैं उसमें डायनेस्टी के स्ट्रगल्स या उनके राजा के बारे में लिखा है, लेकिन जो आर्ट था या आर्किटेक्चर था उसके बारे में डिटेल में, राइटर्स के बारे में डिटेल में, ये आपको नितिन सिंघानिया की बुक में मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक बुक. द इशू इज कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, दे आर किंग सेंटर्ड, वट एवर हैज हैपनिंग अराउंड द किंग उसके बारे में है. आर्ट एंड कल्चर बुक इज अराउंड द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस दैट इज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, सो इट विल बी मोर डिटेल्ड. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस. नितिन सिंघानिया मतलब सिंगल सोर्स, इट विल बी सफाइस. ओके, उसके अलावा किसी को और इंटरेस्ट है, इग्नू, एनआईओएस, इनके नोट्स भी आते हैं, वो भी पढ़ सकता है. बट जो मैंने शुरू शुरू में लिख दिया है, जिन पे मैं शुरू शुरू में, जैसे मैंने ये बता दिया आपको, ये वाले पार्ट्स, ये तो बेसिक हैं, यू हैव टू डू इट. अपार्ट फ्रॉम इट, these are like Poonam Dalal Dahiya. This is for those who have interest in history and who want to, who is not feeling comfortable in the content in NCERT, so they can add on content from Poonam Dalal Dahiya and all these books. And from modern, basic is Bipin Chandra Struggle for Independence, and you have to revise from Spectrum. Okay, for art and culture Nitin Singhania. अब ज्योग्राफी पे आ जाते हैं. आपने देखा होगा 2-3 साल से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है. पीसीएस, सीएपीएफ में अभी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ज्योग्राफी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा आ रहा है. और जो क्वेश्चन वैसे होते हैं ना, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, जिसमें यू हैव टू नो द फैक्ट्स, उनमें क्या है कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट फैक्ट उठाए जाते हैं. ठीक है, आपको लगता है यार ये कैसे हो सकता है, बट मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए ना इस एग्जाम के लिए, भाई एनसीईआरटी तो होनी चाहिए ना. उसमें से डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहा है, रिवर का ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, या उसका सीक्वेंस पूछ रहा है, तो उतना आना चाहिए. या फिर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है बार बार, या फिर एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है, प्लैनेट से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, तो बेसिक एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको. तो ये बेसिक है एनसीईआरटी. 11th-12th वाली जो है, 6 से लेकर 12 तक पढ़ो, आपको छोटी छोटी चीज़ें एकदम बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे. सेकेंड इज पीएमएफआईएस, ये थोड़ा एक सेकंड हायर लेवल पे हो गया. इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे कभी कभी सवाल आ जाते हैं मेंस वगैरह में जो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, उसमें वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. सो दिस इज द सेकंड लेवल पीएमएफआईएस, जिसमें आपको कुछ कभी कभी, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था रॉक्स वगैरह से रिलेटेड, तो टाइप्स ऑफ रॉक्स और ये सब डिटेल में थोड़ा उसमें मिल जाएगा, ठीक है. या फिर जैसे वो फजोड वाला क्वेश्चन था जो मेंस में आया था, वो मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स, ये कैसे है, आईएमडी की वार्निंग कलर कोडेड वाली, वैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कभी रेयर क्वेश्चन होते हैं. बट बेसिक इज एनसीईआरटी, यू कैन ऐड ऑन योर कंटेंट विद पीएमएफआईएस नोट्स, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको. हाँ, मैपिंग इज सेकंड पार्ट.
of geography. First is theoretical and second is mapping. And in mapping you can refer एनी रेफरेंस बुक जो मार्केट में अवेलेबल है मैपिंग के लिए, ऑक्सफोर्ड वगैरह की उसकी। उसके अलावा यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको मैपिंग के, है ना। उसमें कॉन्टिनेंट वाइज जाओ आप। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया उसका पार्ट है। सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट करो, बिल्कुल जीरो से। इंडिया में से कहाँ से स्टार्ट करना है? जोग्राफिकल फीचर्स, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या है ना। हिमालयाज को अलग से कंप्लीट करो, वेस्टर्न देन वेस्टर्न घाट्स, इंडिया के जो 6 जोग्राफिकल फीचर्स है वो कंप्लीट करो। पोर्ट्स वगैरह जो हैं वो देखो भाई, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कौन से पोर्ट्स हैं, ठीक है। हाईवेज वगैरह उनकी लोकेशन। तो ये वाला पार्ट यूट्यूब लेक्चर्स में बहुत लोगों ने कवर कर रखा है। और मैप बुक, इंडिया से एशिया पे आओ, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, क्या लोकेशन है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ट्रांस बाउंड्री रिवर को कौन कौन सी हैं, है ना। इंदस पे जैसे कितनी बार सवाल आया है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा पे बहुत बार आया है। तो वैसे करके कवर करो आप मैप बुक को और यूट्यूब लेक्चर्स के साथ, ठीक है। एशिया के बाद आप किस पे जाओगे? फिर जो एशिया से जुड़ा मिडिल ईस्ट वाले पोर्शन पे आ जाओ। मिडिल ईस्ट में कहाँ पे ज़्यादा हलचल रहती है वो वाला देखो आप। जैसे इस बार भी INSTC कॉरिडोर जो पूछा हुआ है, ईरान के थ्रू होकर जो निकलता है, तो मिडिल ईस्ट पे आ जाओ। उससे पहले इसराइल पे बहुत ज़्यादा फोकस, इसराइल के आसपास से बहुत आएगा, ठीक है। अर्मेनिया, अजरबैजान, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है। तो IR के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी ज्योग्राफी, आप अगर स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो भी कर लोगे, जो करंट के क्वेश्चन होते हैं IR के मैपिंग वाले। अगर आपका ज्योग्राफी स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो उसको भी, क्योंकि जो चीज़ें कन्फ्लिक्ट एरियाज होते हैं ना, वो ज्योग्राफी वाले जो लेक्चर होते हैं उनमें ऑलरेडी हाईलाइटेड रहते हैं कि भाई यहाँ कैटेलोनिया स्पेन में बहुत बड़ा पहले से मुद्दा चल रहा है, ठीक है। इसराइल पैलेस्टीन आज का मुद्दा नहीं है। नगर्नो कारबाग वाला जो रीजन है अर्मेनिया अजरबैजान का, आज का मुद्दा नहीं है। सूडान में जो चल रहा है आज का नहीं है। इथोपिया में जो हो रहा है आज का नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड, जो आप ज्योग्राफी लेक्चर्स मैपिंग सीरीज कोई भी देख रहे होगे यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत ही फेमस टीचर हैं ज्योग्राफी मैपिंग के, सुदर्शन सर शायद, तो वो उनका लेक्चर सीरीज आप देख लो तो उसमें बहुत डिटेल में करा देते हैं वो चीज़ें, ठीक है। सेकंड, अब आप पॉलिटी पे आ जाओ। पॉलिटी के लिए कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत एकदम मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन, नोट्स एकदम बढ़िया है। इसको एकदम आप अच्छे से कंठस्थ रट लो इसको। उसमें कॉन्सेप्ट भी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी में 10-12 सवाल जो भी आते हैं आपके सही होने चाहिए। पॉलिटी के सवाल हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, ये तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, NCERT आप पॉलिटी की देख सकते हो, 9th वाली जैसे, ठीक है, 10th वाली, 11th-12th वाली। उसमें आपको मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती है ना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ठीक है, फेडरलिज्म क्या है, बेसिक प्रिंसिपल हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कहीं से कि हाँ भाई ये फेडरलिज्म का मतलब ये होता है, बट द फिलोसफी बिहाइंड इट। सो NCERT में बहुत ही बेसिक तरीके से एकदम अच्छे से एग्जाम्पल्स दे दे के समझाया है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी अच्छे से। छोटे बच्चों को समझाते हैं वैसे, ठीक है। तो SHG क्या है, NGO क्या है, SHG मूवमेंट क्या रहा इंडिया में, ठीक है, कास्ट रिलेटेड मूवमेंट्स क्या रहे, रिलीजन स्पेसिफिक। सो यू विल गेट द होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, और ऐसा लगेगा किसी बच्चे को सिखा रहे हो बिल्कुल जीरो से। NCERT में पॉलिटी वाली जैसे अगर आप देखोगे तो वो आपके मेंस में भी काम आएगी। CAPF में ऐसे वगैरह लिखना होता है उसमें काम आएगा, ठीक है। इकोनॉमी में आपको क्या देखना है भाई? इकोनॉमी में अब यहाँ पे आई वॉज फॉर्चुनेट कि एक बहुत ही बढ़िया टीचर जुल्फिकार सर थे। कोविड में उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। मतलब द बेस्ट टीचर, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा टीचर नहीं देखा। वो जीरो से स्टार्ट करते थे और एकदम टॉप तक लेके जाते थे। इतना तगड़ा कंटेंट है, आपको मैं बताऊं, मैंने अपने कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था और काफ़ी लोगों ने उनसे पढ़ा हुआ है। जुल्फिकार सर, अयाज सर, इनसे काफ़ी लोगों ने, टीना डाबी मैम ने भी क्लासेस ली थी इनसे। मतलब बहुत सारे लोगों ने इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है। बहुत ही फेमस टीचर हैं ये। इनका अभी तक कंटेंट मेरे काम आता है। सोचो 2016 का कंटेंट है, अभी का करंट का क्वेश्चन भी आएगा ना, तो इतना बढ़िया कंटेंट है एकदम, बहुत ज़्यादा। तो आपको कहीं से अगर इनके लेक्चर मिल जाते हैं जुल्फिकार सर के, तो वो तो बेस्ट है, इकोनॉमी डन है आपकी, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, तो मुरनाल सर की लेक्चर या फिर उनके नोट्स मिल जाते हैं मार्केट में, वो भी बहुत, मतलब उसमें भी बहुत ही फैक्चुअली अच्छे से दिया हुआ है चीज़ें, काफ़ी कंप्रीहेंसिवली ज्योग्राफी को कवर किया है, ठीक है। तो और इकोनॉमी में द थिंग इज दे आर आस्किंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस,
ठीक है। अगर करंट का क्वेश्चन भी आएगा तो कॉन्सेप्चुअल है। इस बार देखो प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करा रहे हैं, मतलब कितना बेसिक क्वेश्चन है वो यार, 2 क्वेश्चन पूछ लिए उस पे, और वो आपके गलत नहीं होने चाहिए यार, वरना आप लाइन से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो जोग्राफी ये इकोनॉमी के लिए पहले तो मैं बोलूंगा जुल्फिकार सर के वीडियो मिल जाए, वहां से नोट्स बनाओ एकदम बढ़िया, एकदम रट के। और दूसरा अगर नहीं मिल रहे हैं तो मुरनाल सर के नोट्स मिल जाएं कहीं से, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है कि अपडेटेड है, क्योंकि मुरनाल सर के नोट्स एकदम करंट वरंट सब जोड़ देते हैं वो। तो इकोनॉमी के लिए काफ़ी रहेगा आपका, ठीक है। इकोनॉमी में एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह भी लग जाते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अब आते हैं साइंस एंड टेक पे, द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट फॉर एस्पिरेंट्स। इसमें भी आई हैव टोल्ड यू आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव गुड टीचर्स। अयाज सर के इन लोगों का लेक्चर सीरीज जीएस मेंटर्स था उस टाइम पे। तो हमने कॉलेज के लास्ट ईयर, मतलब जब मैं पास आउट हुआ उसके बाद मैंने एक टैब कोर्स ले लिया था जीएस मेंटर से। तो उसमें अयाज सर थे, आजकल पता नहीं शायद नेक्स्ट में पढ़ा रहे हो। तो अयाज सर के जो साइंस एंड टेक और जनरल साइंस के नोट्स है ना, उससे बाहर, मतलब हमारा ये था, जितने भी दोस्त थे मेरे सारे, ऑलमोस्ट सारे सर्विस में, उन सबका ये था कि भाई इस नोट से बाहर आ ही नहीं सकता साइंस एंड टेक का सवाल। अब तक भी जो सवाल आते हैं ना, इवॉल्व लीसा कुछ भी, वो सोलो 2016 वोला में सब था। मिसाइल्स के सवाल आते हैं, कोई भी मिसाइल रडार कुछ भी आ जाए यूएवी से रिलेटेड, सब सब कवर्ड है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या किया है, मेंस का जो सिलेबस है साइंस का उसको कंप्रीहेंसिवली पढ़ाया है। न्यूक्लियर एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एवरीथिंग ही हैज कवर्ड इन डिटेल, ठीक है। उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे हमको लगता था यार इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। और अगर मैं किसी और के जैसे देखता था नोट्स वगैरह, तो मेरे को लगता था यार इसमें कुछ नहीं पढ़ा साइंस एंड टेक में। तो साइंस एंड टेक में बहुत कॉन्फिडेंट होकर हम जाते थे। तभी तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को अगर मैं लास्ट में मैगजीन भी ना पढ़ूँ तो ये नोट्स मेरे काम आता है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है। करंट क्या होता है, कोई भी स्टैटिक चीज होती है, अगर वो उसके बारे में कोई भी अपडेट आती है तो वो करंट अफेयर बन जाता है। इफ आपके स्टैटिक अगर स्ट्रांग है तो आपका करंट पढ़े पढ़े बिना भी आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ भाई, मेरे लगातार 6 बार प्रीलिम्स में मार्जिन से बहुत सही नंबर आए हैं। पीसीएस मेरा 4 बार निकला है, वो भी ऐसे वैसे मार्क्स से नहीं, 130 136 ऐसे रहते हैं मार्क्स उसमें मेरे, ठीक है। सीएपीएफ आपने देखा ही है, फाइनली क्लियर, तीनों एग्जाम फाइनली क्लियर है। बट प्रीलिम्स में मेरा जो स्कोर है, अगर प्रीलिम्स के नंबर जुड़ने लग जाए तो पता नहीं बहुत ही तगड़ी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का अगर आप देखोगे, शंकर आईएएस ओल्ड एडिशन मेरे टाइम पे आती थी, 2017 के आसपास मैंने खरीदी थी। बहुत ही बढ़िया, एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम कंप्रिहेंसिव तरीके से चीज़ें कवर की हैं, स्पीशीज़ वगैरह। बस ये है कि ओल्ड एडिशन है तो उसमें स्पीशीज़ वाला जो मटेरियल है, या थोड़ा आपको उसमें करंट से अपडेट करना पड़ेगा कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं हो गया, है ना, वो सारी चीज़ें। बट ऐसा कंप्रिहेंसिव मटेरियल है ना, एकदम बढ़िया तरीके से इन्वायरमेंट सारा कवर्ड है। प्लस इन्वायरमेंट में जो करंट अफेयर रहेगा आपका वो आ जाता है। करंट में आप क्या न्यूज़पेपर वगैरह जो भी रहेगा, या फिर मैं अपने वीडियोस यूट्यूब पे डालता ही रहा करूँगा करंट रिलेटेड, जो भी मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। अब करंट का क्या होता है ना, हम छोटी छोटी चीज़ें रोज अगर पढ़ने लग जाएंगे, भाई कल को उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो दिमाग में भी नहीं ठहरता। करंट जो बनता है, अगर आप यूपीएससी के करंट के क्वेश्चन देखोगे, सीएपीएफ के देखोगे, इनमें क्या होता है ना कि जो कंटिन्यूस न्यूज बनती है कि भाई हाँ गवर्नर से रिलेटेड चल रहा है अभी, तो वो कौन सा चल रहा है, आर्टिकल 200 वाला, तो सवाल आ गया इस बार प्रीलिम्स में। कंटिन्यूस न्यूज जो बन रही है, ठीक है, यूएवी पे कंटिन्यूस न्यूज बन रही है तो क्वेश्चन आ गया। तो जो भी करंट में आता है वो कंटिन्यूस न्यूज पे आता है, क्या चल रहा है। बाकी आपकी ट्रिक्स वगैरह साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में मैं बताता ही हूँ वीडियोस में, वो तो फिर है ही अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र। जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में भी बायोलॉजी वाला पार्ट है जिसमें प्लांट और एनिमल किंगडम है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया ना वो पीकॉक टेरेंटुला वाला, अब उसको करंट में 2019 में कहीं न्यूज में था, वो ढूंढते रहो, ऐसे पढ़ते रहो करंट, कितना याद रखोगे। लेकिन अगर प्लांट और एनिमल किंगडम आपने पढ़ा है, जो कि शंकर आईएएस में भी दिया हुआ है अच्छे से, आपको पता चल जाएगा क्रस्टेशियन क्या होते हैं। हो ही नहीं सकता वो क्रस्टेशियन, जैसे ही आप क्रस्टेशियन एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे पहले कितनी बार सवाल आए हैं जिसमें कि आपका, अब ये जो क्वेश्चन आए थे श्रब हब और ये सब सब दिया हुआ है भाई उसमें, तो उसमें सारा कवर हो जाएगा। आप शंकर आईएएस कर लो उसमें इन्वायरमेंट वाले पार्ट के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट वॉरेस्ट सब कवर हो जाएगा। और जनरल साइंस में सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बता रहा हूँ कि सीएपीएफ वाले जो बच्चे हैं,
तो जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी या फिर उसके मुकाबले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 150 सवाल रहते हैं। पीसीएस में भी जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो या तो आप एनसीईआरटी ढंग से कर लो, बाकी सीएपीएफ और पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा कि आप पूर्वावलोकन आती है घटना चक्र की, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके अलग अलग टॉपिकल प्रीवियस ईयर हर एग्जाम के कवर्ड है। मतलब उन्होंने क्या किया है, सारे एग्जाम जितने भी होते हैं पीसीएस यूपीएससी के, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका दे दिया है उन्होंने आंसर वगैरह, और उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो बढ़िया उसमें आपको फायदा होगा। अब ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना आजकल यूपीएससी में, ये नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं डायरेक्ट वो, कि भाई ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए कौन सा होता है यूज। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल रेन है इसमें कौन से केमिकल यूज होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ना ये रिपीटेड पूर्वावलोकन सीरीज में आपको मिल जाएंगे, किसी ना किसी पीसीएस सीडीएस ऐसे एग्जाम में पूछा होगा वो क्वेश्चन। यूपीएससी भी अब रिपीट कर रहा है उन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो यूपीएससी सीएपीएफ पीसीएस तीनों में काम आ रहे हैं वो क्वेश्चन, बट स्पेसिफिकली पीसीएस और सीएपीएफ में तो वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन वाली जो है बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है फैक्चुअल नॉलेज के लिए। बट है ना, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, उसको रिवाइज करने के लिए मंथली मैगजीन वगैरह या जो भी आप पढ़ते हो, वैसे न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, जैसे चैनल पे भी मैं वीडियो डालता हूँ उसी चीज़ की, जो मुझे लगता है कि हाँ ये पता होना चाहिए, कहीं पूछ सकते हैं ये, तो वो देख लो आप। और न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे तो वो जो भी मैं डालता हूँ वो देखते रहो, कोई भी मंथली मैगजीन उठा लो। उसके अलावा जो पीसीएस और सीएपीएफ में जो करंट आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है यूपीएससी से, उसमें अवार्ड्स वगैरह और ये सब ज़्यादा होता है, और ऑथर्स वगैरह के नाम वगैरह। तो वो घटना चक्र की आती है करंट अफेयर की, वो मोस्टली मतलब पीसीएस और सीएपीएफ वालों का सारा करंट कवर हो जाएगा उसमें। उसमें टेनिस वेनिस का किसने जीता, यूएस ओपन किसने जीता, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उसमें भी आप बहुत आराम से कर लोगे घटना चक्र करंट अफेयर। अब इसके बाद क्या हुआ, ये आपने सारा एकदम पढ़ के अच्छे से, प्रीलिम्स मेरा इसलिए भी हर बार क्लियर हुआ है क्योंकि जीएस में खासकर हर बार मेरा क्लियर हुआ है, क्योंकि जीएस में मैंने क्या किया है ना कि जो भी मैंने ये कंटेंट बताया आपको, इसके नोट्स वगैरह या फिर जहाँ से भी मैंने क्या करता था, सोर्स से पढ़ता था, अच्छे से पढ़ के फिर अपनी भाषा में लिख लिया, शॉर्ट 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 शॉर्ट, और फिर बार बार लिख रहा हूँ। ये चीज़ मेरे को जुल्फिकार सर ने बताई थी कि लिखो, पेपर फाड़ दो, मतलब फेंक दो, फिर लिखो, फिर बार बार रिवीजन करो उसको। और रिवीजन कैसे अच्छे से याद होता है, लिख के आप 2-3 बार पढ़ लो वो चीज़, फिर उसको लिख लो। एक बार आपने लिख लिया फिर वो जिंदगी भर के लिए हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया पढ़ने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या है भाई, इसमें सारे जो ऑप्शन है ना, मान लो इस बार कोई क्वेश्चन आया, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था ना कि पोर्चुगीज वाला जो क्वेश्चन था मैंने 2024 में डिस्कस, इस बार फिर आ गया। अब उसमें अगर आप पोर्चुगीज का वहां पे थोड़ा सा पढ़ लेते ना कि क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा इंक्विजिटिव क्यूरियोसिटी अपनी बढ़ाओ भाई, कि थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाता है कि पोर्चुगीज ने भाई गुआवा भी इंट्रोड्यूस किया है, पोटैटो, कैश्यू, बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस की। इस बार आपका सवाल सही हो जाता। ठीक है, प्रीवियस ईयर में चारों ऑप्शन थोड़ा सा क्यूरियोसिटी से, विकिपीडिया पे जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ना, एक तो डिटेल में नीचे से शुरू होता है, ऊपर में जो 5-10 लाइन रहती हैं, वहां से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल लो फैक्चुअल वाली, उसको कहीं लिख लो या उसको देख लो, आपकी नज़र के सामने से गुजर जाएगा, तो जब एग्जाम में आएगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन, है ना, जो आपने पढ़ा है, और जितना ज़्यादा बार आपने आपके सामने से निकली है वो चीज़, उतना अच्छे से जल्दी पहचान लोगे उसको बस। बाकी एलिमिनेशन टेक्निक्स और लॉजिक ये आपके 10-20 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर जो बढ़ाता है, जब आपने ये स्टैटिक कवर कर लिया, वो बढ़ाती हैं टेक्निक्स, जो कि मैंने 3 साल के पेपर की एकदम बढ़िया तरीके से हर क्वेश्चन में लगा लगा के चैनल पर डाल रखी हैं। ठीक है, तो आपको वो देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, इस बार के प्रीलिम्स में हुआ है। मेरे 1-2 लोग थे जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया था मेरे साथ, उनका 100 क्रॉस नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार आप देखो कि 130 के आसपास नंबर आ रहे हैं। वो आपका बूस्ट करता है 20 नंबर, है ना, लॉजिक जो लगता है। और लॉजिक कैसे लगता है, जो ये मैंने सोर्सेज आपको बताए इस एकदम आपने रटे हुए हैं अच्छे से, आप एलिमिनेट करते हो। और फिर क्या है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच नहीं पाते, अरे यार हम तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे। तो वो चीज़ मैंने बताई है, मैंने भी कहीं से सीखी है भाई। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बहुत ही कोई जीनियस अलग से लेके आ गया अपने आप, मैंने भी सीखी है। तो मैं चाहता हूँ आपका भी फायदा हो जाए उससे, मेरा फायदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने आपके जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जिनको प्रीलिम्स वगैरह में दिक्कत आ रही है,
उनके लिए मैं खास कर ये वीडियो बनाया है। और कंप्रीहेंसिव मैंने तरीका बता दिया आपको पढ़ने का, आप लोगों में शेयर करिए, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको और भी आगे एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह, कंटेंट, करंट अफेयर का, अभी मेंस जो लिख रहे हैं उनके लिए एथिक्स का मैं लेक्चर वगैरह बनाऊंगा, ठीक है। उसका उस पर काम कर रहा हूँ, तो आपको मिलता रहेगा फ्री में, ठीक है। तो इसी पे हम खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।